हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं मुनीर आलम सेल्फ डिफेंस एकेडमी के चैनल पर स्वागत करता हूं आपका। और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं वीडियो का 12th के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जहां पर फिजिक्स पूछा जाएगा, ये भाग जरूर रहेगा। और 12th वाले बच्चों के लिए रहूंगा। तो हमने बात करी थी पहले यहाँ पर, हालांकि जो पहले वीडियो है हमारी उसमें मैंने ज़्यादातर इंग्लिश में डिटेल किया है, लेकिन यहाँ पर मैं इंग्लिश और हिंदी पूरा बायलैंग्वेज लैंग्वेज से लेकर वाला हूँ। ठीक है, तो हमने बात की थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज के नेचर को हमने बताया था। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्या है, Q बराबर mv बराबर I, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर को दे देते हैं। कोई हमारे पास आयरन या फिर हमारे पास सिल्वर कॉपर का कोई वायर है, उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करेंगे तो वो हीट प्रोड्यूस हो जाता है, उसका मतलब उसमें चार्ज जनरेट हो जाता है। चार्ज की भी आपको बताई कि प्रोग्राम होती है। अगर हम इसका डायमेंशन देखें तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम चार्ज कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज होता है। हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन ही है, जो हमारे पास हो सकता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, जिसकी वैल्यू होती है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि 1 कूलम चार्ज में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कई बार पूछा जाता है। तो 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बात करें तो क्योंकि वैल्यू 1 हो गई और m निकालना है 1.6 × 10⁻⁸ पूरी माइनस का, तो हम क्या काम करेंगे, सॉरी 90 माइनस का। तो यहाँ से अगर आपको m निकालना है तो 1/1.6 × 10⁻⁻90 ये पावर है ऊपर पहुंचने पर प्लस की हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻80 10 to the power 1 10 to the power 18। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर 1.6 ली है, 1.6 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 6 और 2 5 और 10 की घात 18 हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है। इसके बाद हमने बात की थी, ये मैं वो चीजें आपको कवर करा रहा हूँ फिर से जो कि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ताकि अगर आपको समझ नहीं आएगी तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अच्छा, आगे की तरफ चलते हैं। देखो कई बार पूछा जाता है कि भाई एडिटिव क्वालिटी ऑफ चार्ज क्या है, या फिर हमसे ये पूछा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। क्योंकि अभी हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम चार्ज को काउंट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। अगर हम नंबर को काउंट कर पा रहे हैं तो इसको ही हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर चार्ज का कंजर्वेशन की मैं बात करता हूं तो क्या है कंजर्वेशन, भाई कोई अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी एक ऐसा सिस्टम, ऐसा मिला है, ऐसा बर्तन जिसके अंदर ना तो गर्मी बाहर आ सकती है और ना ही बाहर की अंदर जा सकती है। तो हमारे पास इसमें जो चार्ज होगा लंबे समय तक कितना भी चार्ज हो जाए, लंबा टाइम क्यों ना हो जाए, हमारे पास जो चार्ज है अंदर का वो कंजर्व ही रहेगा। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जिसमें वो ना तो रेजिस्टेंस लेना है किसी तरह का, ना ही किसी तरह की उसके अंदर जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू है वो वेरिएट हो रही है, तो ऐसे में चार्ज जो होगा वो कंजर्व रहेगा, यानी कि इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। आगे हम कूलॉम लॉ पढ़ते आ चुके हैं। कूलॉम लॉ में क्या बताया गया था कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में काम करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा वो
इनके बीच डिस्टेंस अगर r है तो यहाँ बताया गया था कि इन दोनों के प्रोडक्ट के तो प्रोपोर्शनल और इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। इन दोनों को जम्पर करने पर F प्रोपोर्शनल q1 q2 ओवर r स्क्वायर होता है। इसको हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट q1 q2 ओवर r स्क्वायर के माना था और के हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है और यहाँ इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है और जिसका मान 9 × 10⁻⁹। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा कि तो हमारे पास क्या आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। जहां के की वैल्यू हमारे पास 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। कई बार इसमें पूछी जाती है डायमेंशन और डायमेंशन हमारे पास नंबर की होने वाली है m/2 l स्क्वायर हो जाएगी m स्क्वायर की और c कूलम में चार्ज की यूनिट और इसकी होती है a तो ये हो जाएगी a स्क्वायर t स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं डायमेंशन इसकी निकालता हूं तो m l की पावर 3 1 a 2 a और t की पावर 2 a और नीचे से ऊपर जाएंगे तो 4 हो जाएगी a - 2 ये इसकी डायमेंशन होगी और कई बार डायमेंशन पूछी जाती है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब अगर हम बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू हमारे पास 8.85 × 10⁻⁻12। अगर इसकी यूनिट हमें निकालनी है वही तो हमने पढ़ा था F = k q1 q2 ओवर r स्क्वायर और k की वैल्यू हमने पढ़ी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास यूनिट क्या होने वाली है? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट ये F 1/4 पाई F यहाँ आ जाएगा q1 q2 ओवर r स्क्वायर क्योंकि 1/4 पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है इसकी यूनिट कोई होती नहीं है तो यहाँ हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर न्यूटन m/2 और ये l स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो a स्क्वायर t स्क्वायर तो है ही और ये हमारे पास ml पावर 3 की -2 और ये ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास m-1 l की पावर -3 और t की पावर 4 और a यानी कि ये हमारे पास सही अपोजिट होती है किसके के की वैल्यू पर जस्ट अपोजिट जो हमारे पास होगी वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी या यूनिट होगी। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है तो वो याद रखनी है आपको जो इम्पोर्टेंट है इसमें और दूसरी इसकी डायमेंशन आपको याद रखनी है। कई बार इसकी डायमेंशन और इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। पास एक चीज और पूछी जाती है इस चैप्टर में हमारे पास एक चीज और पूछी जाती है जिसको हम कहते हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये आगे है क्या? ये हमारे पास क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? ठीक है, चार्ज तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। एक तो हमारे पास केवल लेंथ में, एक बार एरिया में और एक बार इसके दूरी में। किसी भी लेंथ के अंदर, किसी एरिया के अंदर या किसी दूरी के अंदर। तो चार्ज हमारे पास अगर लेंथ में हमने सिर्फ लेंथ के रेस्पेक्ट में देखना है तो हम इसको कहते हैं लैम्डा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया की बात कर रहा हूं तो इसको जाना जाता है सिग्मा के रूप में।
अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ एरिया से, ये एरिया के लिए, ये लेंथ के लिए और ये हमारे पास वॉल्यूम के लिए, तो इसे हम रो के नाम से जानते हैं। अगर मैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ Q अपॉन L, यानी कि कितना चार्ज कितनी लेंथ में फैला हुआ है, तो ये हमें डेंसिटी को तो बताएगा, तो ये लैम्डा के नाम से जाना जाता है। इसकी यूनिट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से हम इसको जानते हैं, यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर। वैसे ही अगर मैं बात करूं एरिया के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले कुछ टॉपिक्स के अंदर। तो इसकी यूनिट होने वाली है कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो इसको कहते हैं रो, और रो को क्या कहते हैं Q अपॉन V, कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास कहलाएगी कौन सी डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी ऑफ एनी कंडक्टर। तो ये हमारे पास तीन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिसको हम कैपिटल E से इंडिकेट करते हैं। हमारे पास E की जो वैल्यू होती है वो F अपॉन Q नॉट, यानी कि किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से किसी टेस्टिंग चार्ज के ऊपर कितना फोर्स हम महसूस कर पा रहे हैं, कहां तक महसूस कर पा रहे हैं, तो वो उससे बाउंड सरफेस है, वहीं तक हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट होगी। तो यहाँ इसकी यूनिट होनी चाहिए, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और Q की होती है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हमारे पास यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो किसी यूनिट चार्ज की वजह से किसी सरफेस के अंदर कोई यूनिट चार्ज है, हमारे पास सरफेस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, इसके संपर्क में आने से Q नॉट कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहेंगे। दैट्स मीन इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट मीटर पर कूलम। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो न्यूटन की m है कि -2, कूलम की 80 होती है। अब यहां से हम निकाल कर देखें m l की -3 और a -1। कई बार डायमेंशन पूछी जा सकती है, तो इसकी डायमेंशन ये होगी। अब कई बार ये भी पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। मान के चलिए ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर Q चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। हमें किसी पॉइंट P पर टेस्टिंग चार्ज Q नॉट के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी या इसकी इंटेंसिटी महसूस हो रही है, तो उसकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो आपने देखा होगा यहाँ पर Q है और यहाँ पर भी हमारे पास Q होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब चार्ज किसी पॉइंट के अंदर, मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो बाउंड सरफेस है वो कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टैटिक नेचर की स्टडी करते हैं। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पार्ट हैं दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट में हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब उसके बाद हम स्टैटिक के बाद कौन से नेचर पे आएंगे, डायनेमिक नेचर। इलेक्ट्रिक का स्टैटिक नेचर जिसमें चार्ज हमारे पास होता हुआ है, फिर हम आने वाले हैं उसके दूसरा जो नेचर है वो है मूविंग, यानी चार्ज मूव करेगा, फिर इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, इंडक्शन जनरेट होगा उससे, ठीक है। तो एसी करंट होगी, तो उसकी बात करेंगे। अभी हम स्टैटिक नेचर की बात कर रहे हैं।
तब हमारे पास अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी देखूँ तो E हमने पढ़ा है कि F अपॉन Q नॉट हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने वाले। तो F हमने पढ़ा है कूलम्ब फोर्स किसके बराबर होता है कि Q नॉट ओवर R स्क्वायर, यानी कि दो हमारे पास फोर्सेस हैं, इनके बीच में अगर हमें फोर्स देखनी है तो कितनी होगी कि Q नॉट ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ से काम क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास R। अब देखिए यहाँ से E निकालनी हो तो किसके बराबर होती है, F अपॉन Q नॉट के। F की वैल्यू हमें पता है कि Q नॉट ओवर R स्क्वायर है और 1 अपॉन Q नॉट, ये वाला Q नॉट से Q नॉट खत्म तो K Q ओवर R स्क्वायर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट पॉइंट चार्ज की वजह से हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे न्यूटन पर कूलम्ब। याद रखने वाली चीज है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कई बार ये लाइन पूछी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा होगी किसी भी सरफेस के अंदर, राउंड सरफेस के अंदर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उतना ज्यादा इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जितनी ज्यादा आसपास होंगी उतना ज्यादा इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जनरेट होगा, क्योंकि स्टैटिक चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं आती। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये जो लाइन है पॉजिटिव से निकलती है और एंड हो जाती है माइनस पर, ये याद रखना है। पॉजिटिव से निकल कर ये माइनस पर एंड होती है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कारण है क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल होती है और पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो बताइए क्या होगा। अगर ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगी तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। कभी भी हमारे पास अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसका मतलब हमारे पास मोर देन वन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे और एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। ये कई बार क्वेश्चन अराइज होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास सेम चार्ज है, सेम चार्ज तो एक दूसरे को रिपल्स करेगा। मतलब मैं कहता हूँ पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी ना वो इस तरह बेंड ओवर शुरू हो जाएगी। जब एक दूसरे को पास में को लाया जाएगा तो ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगी और इस तरह से दूर भागेंगी। इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, जिस वजह से ये दूर भागने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने की। अगर हमारे पास मैं कहूँगा पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये फील्ड लाइन हमारे पास एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी। अगर ये पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, इसीलिए इन्हें रिपल्सिव फोर्स लगता है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। कई बार आता है कि इलेक्ट्रिक डाई का मतलब ही होता है हमारे पास दो, जिसमें दो पोल दिए होते हैं। लेकिन दो पोल की भी खास बात क्या होती है, इसमें दो पोल एक दूसरे से, ये मान लीजिए इसका सेंटर P, यहाँ पर -q, यहाँ पर +q, एक दूसरे से एक्सिस के साथ बराबर दूरी पर प्लेस होते हैं। मतलब सेंटर से यहाँ से यहाँ
प्लस की दूरी pl, -2 से प्लस p तक की दूरी भी हमारे पास है, यानी माइनस की 4 तक की दूरी भी है, प्लस की 4 तक की दूरी भी है। तो जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कोड क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन विच two equal and opposite charge are placed at equal distances from center. तो ऐसी संरचना हमारे पास जिसमें दो बराबर के लेकिन विपरीत चार्ज एक दूसरे से बराबर की दूरी पर प्लेस किए गए हो, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमसे पूछी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और एक क्वेश्चन जरूर एराइज होता है, प्रूव करने के लिए आता है 3 नंबर के ट्वेल्थ क्लास में, हर बार नहीं आता है और अब की बार भी आने वाला है। तो 2024 का जो पेपर होगा, ठीक है, उसमें आपको इससे संबंधित एक डेरिवेशन जरूर मिलेगी, ठीक है। तो इस डेरिवेशन का प्रूफ मैं ऑलरेडी करा चुका हूं कि e की वैल्यू हमारे पास के एक प्रूफ करनी होती है 2/r3, ये हमारे पास एक्सिस पर, और e = k p/r3 ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पर, ये एक्सिस पर मान के चलिए एक्सिस क्या, ये हमारे पास कोई ये -2 ये +2, इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई p पॉइंट रखा गया है या फिर हम a पॉइंट मान सकते हैं, b मान सकते हैं, इसके सेंटर से इसकी वजह से r यहाँ पर दो, एक तो e1 अंदर की तरफ, e2 बाहर की तरफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का करेंगे पॉजिटिव की वजह से ये दूर भागेगा, नेगेटिव की वजह से ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑन एक्सिस, वो कितनी है, k/r3। और अगर हमारे पास डायपोल इस तरह से रखा हुआ है और इसकी जो हम पोजीशन देखने वाले हैं वो किस पर देखेंगे, इक्वेटर पर देखेंगे, तो यहाँ से इस पर आके हमारे पास -2 p + q, इसको डिजाइन करना है आपको। यहाँ से हम डिस्टेंस r लेनी है आपको, ये r में a मान लेनी है, कारण इसका ये है क्योंकि इस लाइन है को l दिया जाता है। यहाँ पर आपको फील्ड इसकी वजह से e1, इसकी वजह से नीचे की तरफ -2 p2 और इनका रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर p आने वाला है थीटा डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो प्रूफ आता है तो e = k p/r3 आता है। ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों के जो कांसेप्ट है मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं अभी सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ आपको ये डेरिवेशन या तो ये आएगी, ये नहीं आएगी तो ये जरूर आएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपसे पूछी जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम अब बात करने वाले हैं टॉर्क, हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक टॉर्क, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट हम देखने वाले हैं इसका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का। ये हमारे पास कोई डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जैसे ही हम इसको इसमें रखते हैं तो ये अपनी पोजीशन चेंज करके रोटेट हो जाता है और ये यहाँ पर घूम जाता है, अपने एक्स आई के साथ ही घूम जाता है। तो थीटा डिग्री है इस तरफ से ऐसे करके ऐसे घुमाए, इस तरफ से ये नीचे की तरफ ऐसे आया, तो यहाँ जितना ये
यहाँ से ये ऊपर की तरफ घुमा होगा इतना ही एंगल यहाँ पे ये हुआ होगा। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ठीक है। तो टॉर्क में हम पढ़ते क्या थे, जनरली टॉर्क क्या है भाई, किसी भी जैसे गेट का दरवाजा है, किसी एक निश्चित एक्साइल पॉइंट के चारों तरफ किसी बॉडी को घुमाना, ये क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। मैं कहता हूँ मेरी फिंगर है यहाँ जॉइंट है और इसके अबाउट में इसको चारों तरफ घुमा रहा हूँ, तो ये मैं जनरेट क्या कर रहा हूँ, टॉर्क जनरेट कर रहा हूँ। तो टॉर्क का जनरल फॉर्मूला होता है कितनी रेडियस के साथ, गिवन रेडियस के साथ आप उसे कितनी फोर्स लगाकर रोटेट करा रहे हो, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है टॉर्क। टॉर्क जो हमारे पास है आर क्या है, आर कितनी है, इसकी आर है 2L के बराबर। आर किसके बराबर है, 2L, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2L है। F किसके बराबर होता है, F हमने पढ़ा ही है, ये QE के बराबर होता है भाई, E इक्वल्स टू F अपॉन Q के बराबर। अब यहाँ से F निकालना हो तो QE के लिए बन जाएगा, बहुत अच्छे। तो हम 2L इंटू QE, इसकी जो वैल्यू होती है वैसे R क्रॉस F, और R क्रॉस F को क्या करते हैं, RF, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में RF साइन थीटा आता है। और n कैप हमारे पास क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तब टॉर्क की जो वैल्यू होगी 2L इंटू QE इंटू साइन थीटा। साइन थीटा बाद में लगा सकते हो, 2L इंटू QE। तो टॉर्क की वैल्यू जो है हमारे पास अभी यहाँ पर एक चीज सोचने वाली बात है, आप ये देखकर बताइए कि 2L तो 2L रहेगी और 2P को हमने पढ़ा है कि 2QL के बराबर होता है, और P को क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। तो 2QL ये वाली जो वैल्यू है वो P के बराबर होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं P क्रॉस E। P क्रॉस E तो इक्वल्स टू PE sin थीटा। ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू है। हमसे पूछा जाता है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और टॉर्क मिनिमम कब होगा। टॉर्क मैक्सिमम कब, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री हो, क्योंकि sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क मिनिमम। सॉरी ये तो हमारे पास मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम में 90 डिग्री रखना, क्योंकि 90 की वैल्यू होती है 1, तो टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी PE, क्योंकि sin 90 रखोगे यहाँ पर sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और टॉर्क मिनिमम का वैल्यू क्या मतलब, थीटा अगर हमारे पास 0 डिग्री है कि होने मिला है तो हमारे पास होने का 0, तो टॉर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, अभी हमारे पास 0 हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि 0 में आप P की मल्टीप्लाई करोगे तो हमसे 0 ही आएगा, तो टॉर्क मिनिमम हमारे पास कितना हो सकता है 0, और टॉर्क मैक्सिमम कितना हो सकता है PE हो सकता है। तो ये सारे के सारे आपके हमने इसमें नोट्स किए थे, ठीक है। अगर इसमें पूछ लिया जाए आपसे वर्क डन कितना होगा, तो वर्क किसके बराबर होता है, आपने पढ़ाई है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क कहते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वर्क कहलाता है, और फोर्स किसके बराबर है हमारे पास, QE के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसके साथ, 2L के साथ है हमारे पास, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क F इंटू D हमारे पास टॉर्क इक्वल्स टू R इंटू F। ध्यान देना दोनों ही वैसे तो बराबर होते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और टॉर्क हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनकी यूनिट दोनों की न्यूटन मीटर होती है, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट है और न्यूटन मीटर ही टॉर्क की यूनिट है। लेकिन दोनों की वैल्यू, इसको हम जूल लिख सकते हैं, लिखने को तो उसको भी जूल लिख सकते हैं, लेकिन जूल इसको लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल, और वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है।
अगर आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन और एक सिंपल फॉर्म में बहुत आसान तरीके से हमने उनको डिज़ाइन किया है, और वो सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पर हमारे मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।